अभी आपके सामने है आप ये मादा जनन अंग, मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से अंग कौन कौन सा काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप होता क्या है, स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग उदर गुहा के बाहर होते हैं। आपने देखा था नर जननांग के जो हिस्से पार्ट होते हैं वो उदर गुहा के बाहर होते हैं, लेकिन स्त्री मादा जनन अंग उदर गुहा के भीतर होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें अंडाशय की एक जोड़ियाँ, अब अंडाशय की जोड़ियाँ आप यहाँ देख सकते, एक इधर है और एक इधर है, एक जोड़ी होती है। अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी, ये है अंडवाहक नलिका, इसे बोलते हैं अंडवाहक नलिका, जो यहाँ से निकल कर यहाँ पर गई है। उसके बाद एक गर्भाशय होता है और एक योनि का समावेश होता है। मतलब अंडाशय ये दो हो गए, एक जोड़ी हो गया, गर्भनलिका या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका कितनी हो गई, एक जोड़ी हो गई। बाकी गर्भाशय यहाँ पर है, यह एक होता है, और योनि मार्ग यहाँ पर है, वह एक होता है। इतने तो अंग हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है वो जानकारी आपको जान लेनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उस जानकारी जानने की, यौनावस्था से मासिक अवस्था तक आने में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं आप इसमें देखेंगे। सामान्यतः हर महीने में एक अंडकोशिका एक अंडाशय से बारी बारी उदर गुहा में छोड़ी जाती है। अब देखिए इस अंडाशय में क्या होंगे, अंडे होते हैं, ओवम होते हैं, एग होते हैं, जो भी बोलिए आप। इसमें जो अंडाशय का अंडे का या डिम्ब का संचय होता है, अगर मान लीजिए पहले महीने में एक अंडकोशिका इस तरफ से निकलती है तो अगले महीने में एक अंडकोशिका यहाँ से निकलेगी, ये इनका एक क्रम होता है। अब यहाँ से निकलने के पश्चात क्या होता है, अन्य नलिका के सिरे का एक भाग वायु कोष्ठिका के जैसा होता है। अब ये देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये भाग जो है वायु कोष्ठिका होता है, इसमें छिद्र होता है, इसी छिद्र के द्वारा ये जो अंडे होते हैं अंडवाहक नलिका के द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहते हैं। और ध्यान देखना, ये जो अंडवाहक नलिका है इसके अंदर ये रोमक होते हैं, ये ऐसे, और ये हमेशा लेफ्ट राइट मूव करते रहते हैं और अंडे को आगे बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, अंडे से आगे बढ़ते हैं। और ये रोमक कोशिकाएं अंड कोशिका को गर्भाशय की तरफ धक्का देती हैं। इतना तो प्रक्रिया हो गई आपकी इस प्रकार से होने में। अब आगे क्या होता है यहाँ देखें। अभी हम देखेंगे युग्माणु का निर्माण कैसा होता है, जायगोट का निर्माण कैसे हो जाता है। सबसे पहले शुक्र कोशिका, शुक्र कोशिका क्या है आपने पहले पढ़ चुका, शुक्राणु। शुक्राणु जो है योनि मार्ग के द्वारा अंदर प्रवेश करता है और इनकी संख्या लाखों में होती है। कितनी होती है, लाखों में होती है। लेकिन ये जो शुक्र कोशिकाएं अंदर प्रवेश करती हैं इनमें ढेर सारी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि योनि मार्ग का जो स्तर होता है वह एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। कुछ तो उसी में मर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं अंदर आते ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनको नुकसानदायक घटक समझ करके वो मार डालता है। इसके बाद भी जो स्ट्रांग होंगे वह स्ट्रांग आगे बढ़ते जाएंगे और बड़े वेग से जाएंगे, और वेग से बढ़ने में उस समय योनि मार्ग में और गर्भाशय में एक संकुचन होता है और संकुचन होने से उनको तैरने में आसानी होती है, वो बढ़ जाते हैं अंडवाहक नलिका की तरफ। ध्यान देना, अब अंडवाहक नलिका की तरफ बढ़ने में शुक्राणुओं की संख्या लाखों में होती है। कितनी, लाखों में होती है। लेकिन इनमें जो शुक्राणु सबसे पहले, या भी मान लो अंडे आ गए हैं, सबसे पहले अंडे के पास पहुंच जाएगा। ये देखिए ये अंडे ऐसे हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये जो सब, अब एक यहाँ पहुंच गया, एक पहुंचते ही क्या करेगा, ये इसका सिर का भाग डिंब में प्रवेश कर जाएगा और पूंछ का भाग बाहर छूट जाएगा। और जैसे ही ये भाग
डिम्ब में प्रवेश करेगा वैसे क्या होता है आप देखेंगे इसको, वैसे होता है इसमें ये डिम्ब के बाहर एक सील हो जाता है, लॉक हो जाता है ना। अब लॉक होने से मोटी दीवार बनने से और जितने भी शुक्राणु आए हैं दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें आठवें स्थान पर नंबर पर, उनका कोई यूज नहीं होता है, वो बाहर रह करके नष्ट हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी असफलता पर अफसोस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस फैलोपियन ट्यूब अंडवाहक नलिका के अंदर ही शुक्राणु जो होता है वो डिम्ब के अंदर प्रवेश हो गया। और इस प्रवेश करने की क्रिया से हम क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, युग्माणु बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर युग्माणु बन गए। ठीक है, अब एक युग्मक देखो, एक युग्मक नर युग्मक क्या था आपका शुक्राणु है, अब मादा युग्मक क्या है, डिम्ब है। दोनों मिल करके, दोनों युग्माणु मिल करके इसमें बन जाएंगे युग्मनज, जाइगोट। और इस प्रकार से शुक्राणु और डिम्ब के संयोग को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फलन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जो भी बोलना, निषेचन। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, एक आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन कि निषेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। सिंपल इसका आंसर लिखेंगे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होती है, माने अंडवाहक नलिका में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब देखिए, अब आपका डिम्ब जो है और ये मिल गए, यहाँ पर बन गया जाइगोट और निषेचन की प्रक्रिया आपकी यहीं हो जाती है। अब इसके बाद रोमक के द्वारा, अभी रोमक बताया था मैंने, रोमक के द्वारा ये जाइगोट आगे बढ़ाए जाते रहते हैं और आ जाते हैं कहाँ, यूटेरस में, गर्भाशय में। अब गर्भाशय में आ जाएंगे तो यहीं पर इन कोशिकाओं में विभाजन फिर से होगा। वो कौन सा विभाजन होगा, कायिक विभाजन होगा या यूँ कहीं समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस का होता है ना। इनमें उनका आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है और ये धीरे 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 एक बच्चे के रूप में विकसित होते रहते हैं। और विकसित होने के बाद में जब एक निश्चित समय आता है, ये पूरा मेच्योर हो जाते हैं, योनि मार्ग के द्वारा ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से जाइगोट से बच्चे बनकर बाहर आते हैं। अब कुछ खास बातें और देख लीजिए, यौनावस्था से मासिक धर्म रुक जाने तक, माने लड़कियों में जो डिम्ब होते हैं उनके पैदा होते ही रहते हैं, उनकी संख्या 20 से 40 लाख होती है। ध्यान देना, बहुत आश्चर्य की बात है। एक लड़की जब पैदा होती है तो उसके डिम्बाशय में 20 से लेकर 40 लाख डिम्ब होते हैं। और याद रखना, एक डिम्ब एक बच्चे के निर्माण में सफल होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इनमें से अधिकांश डिम्ब लड़कियों की अवस्था बढ़ने के साथ साथ शारीरिक विकास में, अन्य कार्यों में व्यय हो जाती है। अंत में बचती कितनी है, लगभग 400, माने 20 से 40 लाख अंडे होते हैं, अंडकोशिकाएं होती हैं, डिम्ब होते हैं, लेकिन अंत में केवल 400 ही बचते हैं जो अंडाशय में समुचित रहते हैं। बाकी सारी अंडकोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अब आगे यही डिम्ब बारी बारी से एक एक करके क्या करते हैं, आपको बाहर निकल करके निषेचन प्रक्रिया द्वारा बच्चे बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो डिम्ब परिपक्व होने की बात मैं बता रहा हूँ, यह 10 से लेकर के 17 साल होती है। अभी क्या होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर या फिर एटमॉस्फेयर पर या फिर वहाँ के वायुमंडल कैसा है। ठीक है, जैसा जहाँ का वायुमंडल होता है, जैसे गर्म प्रदेश हैं, हॉट जहाँ पर है, वहाँ पर इनके अंडे के मेच्योर होने का टाइम 10 साल होता है। 10 साल में लड़कियाँ जो होती हैं वह उनके अंडे, उनके डिम्ब मेच्योर हो जाते हैं, मतलब निषेचन के योग्य हो जाते हैं। लेकिन जो प्रदेश ठंडे हैं वहाँ पर ये उम्र
17 ईयर्स होती है, 17 साल तक होती है। मतलब एक लड़की में मैच्योरिटी आने की जो अवस्था होती है, जो प्यूबर्टी की अवस्था होती है, वह 10 से 17 साल के बीच में है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और ये डिम्ब निकलने बंद कब होते हैं? जब उनकी उम्र 45 से 50 के बीच में होती है, तब डिम्ब का निकलना बंद हो जाता है। मतलब तब वे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता उनके अंदर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तब डिम्ब निकलने बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि डिम्ब कैसे बनते हैं, निषेचन कैसे होता है। अब अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि शुक्र या शुक्राणु की यात्रा कैसे होती है, वह जाकर के अंडों से मिलते कैसे हैं, निषेचन कैसा होता है, उनकी यात्रा कितनी कठिन, कितनी दुर्गम होती है। यह वीडियो देखने के लिए आप अगले वीडियो तक का इंतज़ार करिए, और जिससे कि हम आगे उसमें पढ़ सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।